Hello everyone, myself Shivraj Singh. Today's my lecture is Forest Regeneration, class BSc Honors Agriculture. आज मैं आपको फॉरेस्ट रीजनरेशन के बारे में बताएंगे। जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है फॉरेस्ट रीजनरेशन, जिसका मतलब रीजनरेशन मतलब किसी भी चीज़ को रिन्यू करना। जैसे वर्ल्ड में या कहीं पे भी आप देखेंगे कि फॉरेस्ट क्रॉप्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं या ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं, उनकी एक निश्चित एज होती है और वो बार बार रिन्यू होते हैं। रिन्यू कैसे होते हैं? अपने जेनेटिक मटेरियल्स की वजह से। तो जैसे रीजनरेशन होता है, रीजनरेशन का मतलब यही होता है रिन्यू होना, मतलब नया होना। तो इसमें हम देखेंगे फॉरेस्ट क्रॉप को हम कैसे रिन्यू करें या कैसे दोबारा प्राप्त करें या डेवलप करें। तो इसमें आगे आज हम यही देखेंगे। जैसे लिखा है, रीजनरेशन इज डेफिनेशन एज द रिन्यूअल ऑफ ए फॉरेस्ट क्रॉप बाय नेचुरल और आर्टिफिशियल मीन्स। मतलब रीजनरेशन क्या हो सकता है आपका, दो तरफ से हम उसको परिभाषित कर सकते हैं। एक जो नेचुरली भी हो सकता है और दूसरा आर्टिफिशियल हो सकता है। द वर्ड प्रोपागेशन, रिप्रोडक्शन आर आल्सो यूज्ड सिनम्स फॉर रीजनरेशन। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन मतलब उत्पन्न करना या जनन करना, एक प्रकार का क्या कहलाता है, रीजनरेशन का क्या है, सिनम्स है। इन फॉरेस्ट्री हाउएवर द वर्ड रीजनरेशन इज मोर वाइडली यूज। फॉरेस्ट्री में बहुत ही वाइडली इसका यूज किया गया है। देयर आर टू मेथड ऑफ रीजनरेशन ए फॉरेस्ट क्रॉप्स। दीज आर नेचुरल रीजनरेशन, आर्टिफिशियल रीजनरेशन। नेचुरल रीजनरेशन जैसे मैंने बताया कि कोई भी फॉरेस्ट क्रॉप्स या ट्रीज या प्लांट्स जो तैयार होना है वो नेचुरली तरीके से प्राप्त होते हैं। इनको ये लोगों के द्वारा तैयार नहीं किया जाता है, ये नेचुरली होते हैं। इनको कोई केयरिंग नहीं करनी पड़ती है। जैसे हम समझ सकते हैं कि नेचुरली, जैसे हम देखेंगे कि नेचुरल रीजनरेशन इज़ द रिन्यूअल ऑफ ए फॉरेस्ट क्रॉप बाय सेल्फ सोन सीड और वेजिटेटिव पार्ट। जैसे हम कहते हैं सेल्फ सोन सीड या वेजिटेटिव पार्ट्स, तो इसमें सीड्स क्या होते हैं, सेल्फ ही उगाते हैं और जो आपका कुछ वेजिटेटिव पार्ट द्वारा भी आपका नेचुरल रीजनरेशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे हम ड्राई मोइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। जितने भी भारत में या वर्ल्ड में जो ड्राई एंड मोइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, उसमें आपको नेचुरल रीजनरेशन अधिकांशतः देखने को मिलेगा। नेचुरल रीजनरेशन मेथड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रीजनरेशन, सीड बेस्ड नेचुरल रीजनरेशन, वेजिटेटिव बेस्ड नेचुरल रीजनरेशन। नेक्स्ट, जैसे आपको क्लियर दिख रहा है ना, जैसे हम देखेंगे इस पिक्चर में कि जो प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हमें दिख रहे हैं जो नेचुरली उगे हुए हैं, इनको किसी ने लगाया। साइड में देखेंगे तो आपको लॉन्ग ट्री भी दिख रहे हैं, बड़े बड़े वृक्ष दिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनका जब नेचुरली रहेगा तो ये क्लियर थोड़ी ना है कि आपका जो सीड डिस्पर्सल हो रहा है किस टाइम पे जनरेट हो रहा है, कब प्लांट्स बन के तैयार हो रहा है, ये सारी तो ऐसे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, सीड बेस्ड नेचुरल रीजनरेशन, इसको हम समझेंगे। देखो मैंने आपको बताया था दो तरह से आपका नेचुरल रीजनरेशन होता है, एक सीड बेस्ड होता है और एक होता है वेजिटेटिव के द्वारा। तो सीड बेस्ड में हम देखेंगे नेचुरल रीजनरेशन बाय सीड, वन ऑफ द कॉमन मेथड्स ऑफ रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप। ये आपका एक कॉमन मेथड्स है। नेचुरल रीजनरेशन बाय सीड इज ए सॉलिड वे टू रीजनरेट मैनी फॉरेस्ट एरिया, जनरली डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। ये जो नेचुरल रीजनरेशन सीड बेस्ड होता है, इस पर कई प्रकार के फैक्टर्स अफेक्टिंग करते हैं। जैसे हम देखेंगे सीड प्रोडक्शन एंड डिस्पर्सल। सीड प्रोडक्शन से मतलब है कि जब हम सीड का प्रोडक्शन करेंगे या सीड को प्राप्त करेंगे तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग करते हैं। जैसे देखेंगे द ट्री स्पेस मस्ट प्रोड्यूस सीड्स सफिशिएंट फॉर सक्सेसफुल नेचुरल रीजनरेशन। सीड क्वांटिटी, सीड के नंबर ऑफ सीड पर ध्यान दिया जाएगा। क्वालिटी, स्पेसीज द्वारा देखा जाएगा। एज ऑफ ट्री देखा जाएगा। साइज ऑफ कैनोपी देखा जाएगा। बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स भी ध्यान में दिए जाएंगे। तो जैसे हम पहले देखेंगे कि जैसे आपका, जैसे आपने देखा होगा एक होता है, एक बर्ड इसमें एक और आता है, इसमें नहीं है, सीड ईयर होता है जिसको वार्षिकी बीज कहते हैं। आपने देखा जैसे मैंगो ट्रीज होते हैं, आपने देखा वो हर साल उनमें फ्लावरिंग का टाइम नहीं आता है। क्या होता है, एक वर्ष छोड़ के एक वर्ष आता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो आपका इसका सीड बस क्या कहलाएगा, जिस वर्ष इसका फ्लावरिंग टाइम आता है वही क्या कहलाता है, इसका फ्लावरिंग सीड ईयर कहलाता है। मतलब 2 ईयर में क्या होता है कि सीड ईयर आता है। ऐसे ही आप अगर टीक देखें या दूसरे और स्पीसीज जिनमें 4 से 5 साल बाद आता है, सिल्वर ओक वगैरह देखें 10 ईयर में आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है।
अगला है सीड। अगला हम देखेंगे इसमें, तो इसमें कुछ बायोटेक फैक्टर भी अफेक्टेड करते हैं। जैसे हम देखेंगे कि जैसे सीड है तो इसको जैसे ह्यूमिडिटी वगैरह हुआ, ठीक है, या टेम्परेचर हुआ, ठीक है, इस मिट्टी हुआ और आर्द्रता हुआ, सारी चीज़ें ये इसको फैक्टर्स को अफेक्ट करती हैं। फिर देखेंगे डिस्पर्सल के बारे में हम देखेंगे। डिस्पर्सल मतलब करता है किसी भी सीड होता है, सीड क्या होता है, जैसे अब नेचुरल रिजर्वेशन हम पढ़ रहे हैं तो नेचुरल में क्या होता है कि सीड एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे डिस्पर्स्ड होता है, ठीक है। तो डिस्पर्स होने के लिए कुछ सोर्स होते हैं, कुछ एजेंसियां होती हैं। जैसे होता है वाइंड मतलब हवा के द्वारा क्या होता है, कुछ प्लांट्स के जो सीड होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचते हैं और फिर रिजनरेट करते हैं। जैसे हम देखेंगे कैजुराइनास, टर्मिनेलिया, पॉपुलर हुआ और टेरोकार्पस, अकेसिया वगैरह, ये स्पीसीज होती हैं। इनके जितने भी सीड्स होते हैं वो क्या कहते हैं, वाइंड के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह। सीधी सी बात हम समझें, जो हवा से जाएंगे तो इनका वेट वो होगा, वो क्या होगा, कम होगा। वाटर में क्या होता है, वाटर में आपका जैसे मैंग्रोव एंड लिटरल स्पीसीज, मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं जो समुद्र के आसपास देखने को मिलते हैं, और लिटरल जो तटीय होते हैं, जैसे साउथ में और वेस्ट में हमें तटीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे जैसे नारियल हुआ, आपका पाम वगैरह हुआ, ये क्या होते हैं, इनके जो सीड होते हैं ये सीड वाटर के द्वारा डिस्पर्स्ड होते हैं। अगला है ग्रेविटी में हम देखेंगे कि जैसे कैरेकस हुआ, जगलेंस हुआ, एस्कुलस हुआ, ये स्पीसीज में क्या होता है, इसे हाई वेटेज होते हैं, इनके सीड होते कैसे होते हैं, इनका वेट क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए ये ग्रेविटी के द्वारा थोड़ा सा कम ही दूरी पर जाते हैं। फिर होता है अगला आपका वर्ड्स के द्वारा क्या होता है, प्रूनस हुआ, मलबेरी हुआ। प्रूनस जैसे आलू बुखारा होता है पहाड़ी क्षेत्रों में, मलबेरी सैतूत हुआ, डायस्पियर जैसे तेंदू की स्पीसीज वगैरह हुआ। इनके जो सीड होते हैं जो आप क्या होते हैं, बर्ड्स के द्वारा डिस्पर्सल होते हैं। एनिमल्स में क्या होता है, जैसे प्रोसोपिस आपका खेजड़ी, अकेशिया, बबूल वगैरह होता है, जैसे समी वृक्ष होता है। इनके जो सीड्स होते हैं वो एनिमल्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट सीड जर्मिनेशन में देखेंगे द जर्मिनेशन ऑफ सीड डिपेंड्स अपॉन, इन कई चीज़ों पर डिपेंड्स करता है, जैसे इंटरनल फैक्टर होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में हम देखें परमेबिलिटी ऑफ वाटर ऑन ऑक्सीजन। तो क्या होता है कि आपका जो इंटरनल फैक्टर में, जैसे आपने देखा होगा एक सीड होता है, सीड का जो स्ट्रक्चर होता है, सीड का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा इस प्रकार का होता है। तो इसके ऊपर एक क्या होता है, एक लेयर पाई जाती है ऊपर की, ठीक है। जैसे आपने चने में देखा होगा, दूसरे बीजों में देखा होगा, इसमें लेयर पाई जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टा। क्या बोलते हैं, टेस्टा। और इसके जो मिडल पार्ट होगा इसको हम क्या बोलते हैं, कॉटिलिडन्स, ठीक है। तो क्या होता है कि जो टेस्टा होता है, टेस्टा क्या करता है, ये किस प्रकार का, हार्ड है कि सॉफ्ट है, ये किस प्रकार से ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर रहा है या वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। कॉटिलिडन्स से क्या होता है कि आपने देखोगे यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको प्लांट्स टाइप का दिखेगा, जिसको हम प्रांकोर और मूलांकोर बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, या इसको हम इफिजियल या हाइपोजियल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इफिजियल और हाइपोजियल बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कई प्रकार के आपने देखा होगा कि जैसे छोटे अगर आपके सीड होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनका आपने देखा होगा कि जो सीड होता है, सीड के जो यहाँ पर जो इसका फूड स्टोर होता है, वो क्या करता है, जब कम वेट का होगा, अगर कम वेट का होगा तो इसका जो प्लांट्स अगर बनेगा तो इसका जो ये कॉटिलिडन्स वाला एरिया क्या होता है, सोयल से ऊपर जाकर के इधर पे पहुंच जाता है, क्योंकि इसका वेट कम है। अगर यही वेट ज़्यादा होता है तो ये जो कॉटिलिडन्स वाला एरिया है ये नीचे रह जाता है। इसके कारण क्या होता है कि ये जो नीचे रहता है, क्योंकि ये हाई वेट है तो इसके अंदर जो फूड मटेरियल है वो अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आराम से इसकी जो जड़ है वो सर्वाइव कर सकती है और प्लांट्स को भी शुरुआती स्टेज में फूड मटेरियल प्रोवाइड होता है। इस प्रकार से आगे हम देखेंगे जो आपका साइज, इसी में साइज आ जाएगा आपका, जैसे मैंने बताया, और वायबिलिटी ऑफ सीड, और ये आपकी जो आपका सीड होता है, सीड की जीवितता पर भी डिपेंड करता है। ये जीवितता है कि क्या है, इसमें नमी पर्याप्त है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अगला रहेगा ईटन बाई, एक्सटर्नल में आ जाएगा ईटन बाई इंसेक्ट, बर्ड्स एंड अदर एनिमल, ठीक है।
तो एक्सटर्नल में देखेंगे कई प्रकार के इंसेक्ट होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इनको खा सकते हैं। इससे भी क्या होता है कि आपका सीड जर्मिनेशन क्या होता है, अफेक्टेड होता है। अगला देखेंगे कि मॉइस्चर हुआ, एयर हुआ, टेम्परेचर, लाइट, सीड, ये भी सीड बेड वगैरह हुआ, ये भी कहीं ना कहीं हमारे सीड जो आपका आर्टिफिशियल रीजनरेशन उसको अफेक्टेड करते हैं। अगला जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर से मतलब यह है कि हमें पहले से पता होना चाहिए कि जेनेटिकली रूप से जो ट्रीज़ हैं उनसे जो सीड प्राप्त करेंगे वो किस प्रकार से, कितने टॉल हैं, क्या है उनका जो टिम्बर होता है कितना उपयोगी, ये सारी चीज़ें पता होंगी। तो हम चाहेंगे कि जेनेटिकली रूप से पता होगा किस उसमें ये सर्वाइव करेंगे, तो इस प्रकार की सीड को हम प्राप्त करेंगे। फिर है सॉइल फैक्टर। तो सॉइल का भी हम देखेंगे, ये सॉइल का भी डिपेंड करता है कि सॉइल में कितना ऑर्गेनिक मटेरियल है, क्या है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फिर है क्लाइमेट फैक्टर। क्लाइमेट फैक्टर में हम देखेंगे जैसे ऊपर मैंने बताया, जैसे आपका मॉइस्चर हुआ, एयर टेम्परेचर, लाइट एंड सीड बेड वगैरह। तो लाइट किस प्रकार से है या सीड बेड, लाइट अगर ज़्यादा तीव्र रहती है तो आपने देखा होगा कि लाइट अगर तीव्र पड़ेगी तो सूख जाता है, आपकी जो सॉइल लेयर है वो सूख जाएगी और जर्मिनेशन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इस प्रकार से आगे हम देखेंगे कुछ बायोटिक फैक्टर होते हैं। बायोटिक फैक्टर में आपका आ जाएगा सीड में, जैसे आपने देखा होगा कुछ वाइसन्स वगैरह होते हैं, कुछ डियर्स वगैरह होते हैं, बंदर्स वगैरह, मंकीज़ वगैरह होते हैं। इनके द्वारा भी क्या होता है कि हमारा जो सीड जर्मिनेशन है ये अफेक्टेड होता है। वेजिटेटिव वेस्ट ऑफ नेचुरल रीजनरेशन। तो इन सम स्पीसीज नेचुरल रीजनरेशन थ्रू प्लांट्स पार्ट विच आर एज आल्सो। तो आपने देखा होगा कि जो वेजिटेटिव पार्ट्स है नेचुरल रीजनरेशन कैसे होता है, प्लांट्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे स्टेम हुआ, रूट्स हुआ, लीव्स हुआ या अदर पार्ट्स हुए थे, इनके द्वारा होता है। नेचुरल रीजनरेशन जैसे इसमें हम देखेंगे एज आर, जैसे फॉलो निम्न होते हैं। नेचुरल रीजनरेशन वाई कोपाइस द्वारा है। कोपाइस मतलब कह सकते हैं एक प्रकार की कटाई कहलाती है, प्लांट्स को क्या करना, कट करना कहलाता है। तो इसमें देखेंगे हम नेचुरल रीजनरेशन, इसमें जैसे यूकेलिप्टस, कैजुराइना मिलिया, टीक, एलियंथस। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द कोपाइस, नेचुरल रीजनरेशन इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक है सीडलिंग कोपाइस, एक स्टूल कोपाइस। सीडलिंग कोपाइस में क्या होता है, जो अंकुरण होता है, जब कोई भी अंकुरण होता है तो उसका प्लांट्स का 1 से 1.5 मीटर हो तो उसको हम अर्थ के सरफेस से क्या है कट कर देते हैं। तो ये क्या कहला, सीडलिंग कोपाइस कहला। स्टूल कोपाइस कहला, जो बड़े ट्री होते हैं उनको क्या करते हैं हम ज़मीन से 1-2 इंच के ऊपर से क्या करते हैं, कट कर देते हैं और उनसे फिर क्या होते हैं, नए शूट निकलते हैं। उनमें से किसी एक शूट को हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से ये कहलाता है आपका स्टूल कोपाइस। नेचुरल रीजनरेशन बाय रूट सकर एक और तरीका होता है। रूट सकर के द्वारा आपने देखा होगा कई प्रकार के ट्रीज होते हैं जिनके बगल में रूट होती है। रूट ग्राउंड में क्या हो, किसी भी कारण से क्या हो जाते हैं, कट लग जाते हैं या उनमें हील या घाव पैदा हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, नए शूट्स का निर्माण होता है। तो ये क्या कहलाता है, आपका रूट सकर कहलाता है। जैसे डलवरिया सिस्सू, डल लेटिफोलिया, बॉम्बेक्सिवा, मेलिया, डुबिया इत्यादि में। अगला है थर्ड, नेचुरल रीजनरेशन बाय राइजोम के द्वारा। तो अंडरग्राउंड एंड मॉडिफाइड रूट्स, जो रूट्स होती है आपने देखा होगा कि कई जहाँ पे नमकीन अधिक होता है समुद्र के किनारे लिटोरल क्षेत्र में, या बम्बूज का आपने देखा हो, बम्बूज में जड़ें एकाएक ऊपर की ओर निकलती हैं, शूट्स निकलते हैं। वो क्या होते तो रूट्स हैं लेकिन वो स्टेम की तरह निकलते। तो ये क्या कहलाते हैं, आपके राइजोम कहलाते हैं। जैसे बम्बू में हम क्या है, राइजोम के द्वारा ही क्या करते हैं, प्लांट्स को, नए प्लांट्स को प्राप्त करते हैं। क्योंकि बम्बू में आपने देखा होगा कि जो फ्लावरिंग टाइम करीब 25 ईयर में एक बार ही आता है। तो इससे पॉसिबल नहीं है कि हम नए प्लांट्स को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे आपका राइजोम्स जो होता है, राइजोम्स जो नेचुरल रीजनरेशन का जो राइजोम्स द्वारा होता है वो अधिक उपयोगी होता है। नेक्स्ट अगला है, ये तो आपका मैंने क्या बताया आपको, नेचुरल रीजनरेशन। एक मैंने वाइसीड द्वारा बताया, उसका फैक्टर अफेक्टिंग बताया। दूसरा मैंने बताया वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा बताया। अब हम देखेंगे आर्टिफिशियल रीजनरेशन। आर्टिफिशियल जैसे आपको नाम से समझ में आया, इसको हम कृत्रिम रीजनरेशन कहते हैं। कृत्रिम मतलब ये बाय ह्यूमन द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, जैसे हम कोई भी चीज़ अगर बाय ह्यूमन द्वारा तैयार करते हैं, ये सीधी सी बात है, हम कोई भी थिंग से है कोई मटेरियल तैयार करेंगे तो उसको अच्छा प्राप्त करना चाहेंगे, वो एक प्रकार से उसको अच्छी कंडीशन प्रोवाइड कराना चाहेंगे। तो हम ये समझेंगे कि ये नेचुरल से बेस्ट होता है
एक निश्चित होता है कि हमें टिम्बर, जैसे एग्जाम्पल फॉर पे हम देखें कि जैसे हमें ज़रूरत है कि साल हुआ, टीक हुआ या दूसरे प्लांट्स हुए, तो हमें इनकी टिम्बर की ज़रूरत है और हमें पता है कि आगे से हमें इतने ईयर में इनकी ज़रूरत है और इस प्रकार के में चाहिए। तो आर्टिफिशियल हम क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से, अपने तरीके से ही क्या कर सकते, तो उसका नर्सरी तैयार करेंगे, सोइंग करेंगे, फिर उसको टिम्बर की जो वैरायटी हमें यूज करना है वो वैरायटी यूज करेंगे, उस वैरायटी से उसको बाद में हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे आर्टिफिशियल रिजर्वेशन इज डिफाइंड एज द रिन्यूअल ऑफ ए फॉरेस्ट क्रॉप बाय सोइंग, प्लांटिंग और अदर आर्टिफिशियल मीन्स। ठीक है, हमें कह सकते हैं ये क्या है, सोइंग के तरीके से और प्लांटिंग के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम इसको तैयार कर सकते हैं, एंड अदर आर्टिफिशियल मीन्स। ठीक है, जैसे दावा आगे देखेंगे, यह एनन ने दिया था 1966 में, द वर्ड प्लांटेशन इज यूज्ड एज सिनोनिम्स फॉर एन आर्टिफिशियली रिजनरेटेड क्रॉप डिफाइंड एज ए फॉरेस्ट क्रॉप राइज आर्टिफिशियल आइदर बाय सोइंग एंड प्लांटिंग। आगे देखेंगे कि मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल रिजनरेशन, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल रिजनरेशन। पहला है सीड प्रोपागेशन, दूसरा वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नेक्स्ट, ठीक है, पहले हमने नेचुरल में देखा था सीड के द्वारा, उसमें सीड का क्या था कि सीड नेचुरली तरीके से ही डिस्पर्सल हो रहा था, उससे प्लांट्स तैयार हो रहे। इसमें ऐसा नहीं रहेगा, इसमें ठीक उल्टा रहेगा। इसमें सीड को हमें कैसे प्राप्त करना है, कैसे सीड होना चाहिए, मैच्योर है कि नहीं है, अच्छे क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, सीड के लिए हमें कैसे नर्सरी तैयार करना है। ठीक है, सीड के लिए कौन सा हमें क्लाइमेट रखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हमें पहले से ही रखनी पड़ेंगी, पता होनी चाहिए। जैसे हमें दिख रहा है कि हमने नेचुरल में देखा था, कोई हमें छोटे वृक्ष दिख रहे थे, कोई बड़े दिख रहे थे। इसमें आप देखें सीड स्टेम एक ही वेराइटी में देखें लगभग, और सीधे सीधे बड़े बड़े वृक्ष से पता चल रहा है कि ये लोगों के द्वारा तैयार किए गए हैं, बाय ह्यूमन द्वारा तैयार किए गए हैं। सीड जैसे आपका जो प्रोपागेशन इसमें होता है कैसे, 2 तरीके से होता है। एक होता है आपका सीड प्रोपागेशन, द फॉलोइंग मेजर वर्क्स आर नेसेसरी। इसमें सीड प्रोपागेशन के लिए बहुत सारे क्या होते हैं, मेजर वर्क्स होते हैं, कार्य होते हैं। जैसे सीड कलेक्शन, तो जैसे मैं आपको बता रहा था सीड, मैंने पिछले में मैंने सीड ईयर का मैंने एक आपको बताया था क्या कहलाता है, ऐसे ही ये सीड कलेक्शन। तो सीड कलेक्शन हमें तैयार करना, सीड में नमी है कि नहीं, सीड मैच्योर हुआ कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फिर उसके लिए फिर हमें कुछ नर्सरी ऑपरेशंस वगैरह देखने पड़ते हैं। इसकी बेड है किस प्रकार से तैयार करेंगे, किस प्रकार का इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल होना चाहिए, सीड कैसे ऑर्गेनिक मटेरियल होना चाहिए, मिट्टी को कैसे तैयार करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें उसमें, और नर्सरी किस क्लाइमेट में और किस सॉइल में हमें तैयार करना चाहिए। अगला है फिर इसमें रहता है प्लांटेशन। ठीक है, प्लांटेशन फिर सीड में नर्सरी जैसे तैयार होती है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फील्ड में एक निश्चित डिस्टेंस के साथ क्या करते हैं, प्लांटेशन करते हैं। जैसे देखें इसमें सॉइल वर्किंग भी करता है, प्लांटिंग भी करना पड़ता है। और अगला है जैसे इसमें प्लांटेशन में ही सॉइल वर्किंग आ जाएगा, जैसे सॉइल को कैसे तैयार करना है और फिर प्लांटेशन करना है, कितनी दूरी पर रखना है, बेड से बेड के सीड से सीड की कितनी दूरी रखना है। अगला रहेगा मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन, और फिर इसका आगे हमें इसका मेंटेनेंस रखना है। कुछ स्टैंडिंग ऑपरेशन होते हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे आपका बीडिंग हुआ, क्लीनिंग हुआ और थिनिंग वगैरह हुआ, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और प्रोटेक्शन देना है, जैसे कई प्रकार के पेस्ट होते हैं, डिजीज होते हैं, इनसे हमें कैसे प्लांट्स को या ट्रीज को बचाना है। सेकंड रहा आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेरियस वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कैन डेवलप रूट्स व्हेन दे आर प्लांटेड। मतलब रूट्स के द्वारा या कोई भी प्लांट्स होते हैं उनके द्वारा क्या करते हैं, हम प्लांट्स को तैयार कर सकते हैं। एग्जाम्पल तौर पर जैसे कटिंग हुआ, कटिंग ऑफ ब्रांच एंड स्टेम, root sucker, rhizome. In the case of bamboo, its various horticultural techniques such as layering, grafting, budding, etc. can also be used to a lesser extent in a forest nursery for propagation of some species. तो जैसे आपको समझ में आ रहा है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, आपको कहना है वनस्पति के द्वारा आर्टिफिशियल या प्राकृतिक वन को प्राप्त करना या पुनः प्राप्त करना। ये आपका कैसे हो सकता है कि ये आपका कोई भी प्लांट्स पार्ट हो, जैसे लीफ हो सकता है या आपका ब्रांच भी हो सकता है, स्टेम हो सकता है, या रूट सकर हुआ, राइजोम हुआ। राइजोम में जैसे आपको इन केस ऑफ बताया था मैंने, जैसे बम्बू में राइजोम के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। और कई प्रकार की आपकी हॉर्टिकल्चर जो टेक्निक्स होती हैं, जैसे आपका कटिंग हुआ, लेयरिंग हुआ, ग्राफ्टिंग हुआ, इनके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट क्रॉप को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं।
अगला इसके एडवांटेज देखेंगे। एडवांटेज, अब जैसे आर्टिफिशियल रिवेजिटेशन तो नेचुरली तो खुद से हो रहा है, तो लाभ तो उससे भी हमें बहुत सारे हैं, ठीक है, ये नहीं कह सकते हैं। लेकिन नेचुरली जो हम कोई भी काम अगर अलग से दोबारा शुरू करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ हमारा ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, तो उससे जो लाभ रहेंगे इस प्रकार से हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ए सिंगल स्टॉक, मतलब सिंगल स्टॉक में क्या कर सकते हैं, लार्ज नंबर पर हम प्लांट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। द प्लांट्स विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स स्टॉक एंड कंसिस्टेंटली द ग्रोथ एंड फ्रॉम विल बी यूनिफॉर्म। इसमें हम देखेंगे जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, हम जेनेटिकली रूप से जानते हैं, और इनमें क्या है कि हमें यूनिफॉर्म दिखता है, ग्रोथ एक जैसी होती है, ये भी हमें पता होता है। सिंगल रेयर ट्री कैन बी प्रोपागेटेड आइडेंटिफिकेशन, और हम यहाँ पे कई प्रकार के ट्रीज रेयर ट्रीज होते हैं जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, बहुत ही कम ये हमें देखने को मिलता है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज मोर यूजफुल व्हेन ट्रीज आर नॉट प्रोड्यूसिंग वाइबल सीड। अगर कहीं पर अगर आपको वाइबल सीड नहीं देखने को मिल रहा है तो वेजिटेटिव द्वारा हम क्रॉप्स को तैयार कर सकते हैं। इन सम केसेस द मेथड कैन बी ईजियर एंड चीपर। कई केसेस के अलावा इसमें कहीं भी दूसरी तरीक़ों से अगर हम प्रोपागेशन करेंगे तो उससे क्या होता है, चीपर भी होता है और ईजी भी होता है। अगला कुछ लिमिटेशन में इसमें होता है, जैसे वेरी केयरफुल हैंडलिंग एंड बेटर कंडीशन आर नीडेड फॉर द सक्सेस। जिसके लिए बहुत ही केयरफुल चाहिए, हैंडलिंग चाहिए, काम करने वाले अच्छे वर्कर चाहिए होती हैं। इफ कटिंग आर नॉट स्किलफुली सिलेक्टेड इन्फीरियर ग्रोथ माई रिजल्ट, मतलब अगर आपका स्किलफुली अगर कटिंग नहीं कर रहा है, अच्छे से नहीं कर रहा, तो उसका रिजल्ट हमें उतना सही नहीं मिलेगा, ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। फॉर सम स्पीसीज एलोबरेट नर्सरी इक्विपमेंट एंड कंट्रोल कंडीशनिंग आर रिक्वायर्ड, और कई प्रकार के हमें आपके नर्सरी से इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कंट्रोल कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है। ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज डू नॉट रूट इवन इन कंट्रोल कंडीशन और द रूटिंग इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री। कभी कभी क्या होता है कि लार्ज नंबर पर हमें क्या होता है कि रूट नहीं दिखती है या नहीं होती है, कंट्रोल कंडीशन नहीं मिलती है, या रूटिंग इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, जो हमारा रूटिंग होता है या जर्मिनेशन होता है वो अच्छे से नहीं होता है। इसमें कुछ मैं बता रहा था कि आपको कि वेजिटेटिव में कई तरीके से हम वेजिटेटिव के द्वारा नए आर्टिफिशियल प्लांट्स को तैयार कर सकते हैं। जैसे हम देखेंगे स्मॉल स्टेम एंड ब्रांच कटिंग। तो पॉपुलस स्पीसीज एंड सेलेक्ट स्पीसीज आर रेयर्ड बाय स्टेम एंड ब्रांच। जो पॉपुलस स्पीसीज होती हैं, पॉपुलर वगैरह होता है, सेलेक्ट होता है, ठीक है, तो इनके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं कि इनको हम कटिंग के द्वारा ही क्या करते हैं, तैयार करते हैं आर्टिफिशियली रूप से। अदर स्पीसीज विच कुड बी रेयर्ड बाय स्टेम एंड ब्रांच कटिंग इंक्लूड फाइकस स्पीसीज, टैमरिक्स स्पीसीज, प्लेटिनस स्पीसीज एंड उरसेरा स्पीसीज ETC। कटिंग लगभग कटिंग ऑफ 20 से 25 सेंटीमीटर और लॉन्गर आर टेकन फ्रॉम टर्मिनल शूट ऑफ द मेन अपर ब्रांच फ्रॉम स्पेशली रेयर्ड स्टूल वेट्स। These cutting are inserted in well prepared nursery beds. The soil in these wets me sandy loam with good fertility। इनका कहने का मतलब ये है कि आपका जो कटिंग होना चाहिए वो है 20 से 25 होना चाहिए। जहाँ पे जहाँ पे हमें इसको लगाना है वो जो आपकी सॉयल है वो सैंडी होना चाहिए, थोड़ा सा गुड फर्टिलिटी उसमें होना चाहिए, और आपकी नर्सरी है वो वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। वाटर सप्लाई अच्छी होना चाहिए, वाटर सप्लाई शुड बी सफिशिएंट होना चाहिए। स्पेसिंग बिटवीन द कटिंग में बी केप्ट एट, जो स्पेसिंग हमें रखना चाहिए 22 सेंटीमीटर से 44 सेंटीमीटर तक रखना चाहिए। कटिंग जो कटिंग स्टेम होते हैं उनकी दूरी हमें कितनी रखनी चाहिए, 22 से 44 सेंटीमीटर। डीज कटिंग स्प्राउट एंड ई पॉपुलस ए हाइट ऑफ अबाउट 1 मीटर, या जब कटिंग के बाद अगर आपका स्प्राउट निकल रहा है उसकी जो हाइट है 1 मीटर या 1.5 मीटर ऑब्टेन हो तो प्राप्त होती है, तो फर्स्ट ईयर प्राप्त होती है। इन द सेकेंड ईयर दे आर कट बैक नियरली टू द ग्राउंड और रिप्लांटेड इन गुड सॉइल एट सुटेबल स्पेसिंग।
इसका इट मीन्स जैसे हम देखें सेकेंड ईयर में क्या होता है कि जैसे फर्स्ट ईयर में हम देखेंगे 1 ईयर या 1.5 ईयर में हमें 1 मीटर का प्लांट प्राप्त होता है। सेकेंड ईयर में यही क्या होता है कि इसको क्या करेंगे, हम कट कर सकते हैं और साथ में पास में जो ग्राउंड रहता है, ठीक है ना, जहाँ पे एक विशेष प्रकार की सॉइल होती है, वहाँ पे इसको क्या करते हैं, प्लांटेड या रिप्लांटेड कर सकते हैं। नेक्स्ट, इतना समझ में आया। जैसे मैंने आपको क्या बताया है कि जो आपका कटिंग होता है क्या कहलाता है, एक प्रकार का कट होता है। इसको कटिंग करके हम क्या करते हैं कि इसको कुछ नमी वाले स्थान पर लगाते हैं, और अगर इसमें हमें किसी इंसेक्टिसाइड का या कोई का डर रहता है तो इसको इंसेक्टिसाइड का भी हम यूज कर सकते हैं। अगला, रूट सकर। रूट सकर आर नॉट बीइंग यूज्ड ऑन लार्ज स्केल फॉर राइजिंग प्लांटेशन। इसको लार्ज स्केल पर इसका यूज नहीं किया जाता, लेकिन सम स्पीसीज सच एज पॉपुलस स्पीसीज एंड मिलिंगोटोनिया एंड प्लांटेनस एंड वॉसवेलिया एंड सेरोटा पाम ETC आदि में ये सारी चीज़ें देखने रूट सकर में देखने को मिलता है। अगला है रूट एंड राइजोम कटिंग। रूट कटिंग ऑफ वॉम्बैक स्पीसीज, एलियंथस स्पीसीज, रुवेनिया स्पीसीज ETC में प्रोड्यूस रूट। किसी प्लांट्स में क्या होता है, जब रूट का हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, तो क्या होता है, नीचे से शूट्स निकलते हैं, वो भी क्या कहलाते हैं, अपना रूट एंड राइजोम्स कहलाते हैं। सिमिलरली जैसे बम्बूज कैन बी propagated from the cutting of rhizome. In fact, in several species of bamboos, rhizome planting is the most common method of propagation. यह rhizome जो मेथड होती है आर्टिफिशियल की है बम्बूज में, एक मोस्ट कॉमन मेथड है। अगला है इसमें लेयरिंग। If a branch is bent down to the ground and or a container and the soil is kept in contact विद द ब्रांच, जैसे कि हम कह सकते हैं इसमें क्या होता है, कोई भी प्लांट्स है या ट्रीज़ है, उसकी ब्रांच को क्या करते हैं, हम डाउन करते हैं, क्या करते हैं, डाउन करते हैं और सॉइल से क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, और कांटेक्ट के बाद जो इसमें जो जड़ें निकल आती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, एडवेंटिटियस रूट्स कहते हैं, उसके बाद उसको जो मूल हमारा प्लांट्स होता है, उससे ट्रीज होता है, उससे कट कर देते हैं, ठीक है। तो द पोर्सन कट कर देते हैं, the portion of the branch can then be swept from the trees and can develop into another trees. This method could be adopted on a small scale in the nursery. ये जो मेथड होती है आपके स्मॉल कम तरीके से इसको नर्सरी में यूज किया जाता है। इसको अधिकांशतः हम बागों में या सीड ऑर्चार्ड वगैरह होता है, वहाँ पर अच्छे सीड प्राप्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, ग्राफ्टिंग एंड वडिंग। तो इन ग्राफ्टिंग ये ट्विग और ए ब्रांच कॉल्ड द सियन ऑफ ए ट्री विच इज टू बी मल्टीप्लाइड इज ग्रोइंग ऑन ए रूटेड प्लांट कॉल्ड द स्टॉक ऑफ अनदर ट्रीज। कहने मतलब कि जैसे जब ब्रांच कॉल, जैसे कोई भी किसी भी प्लांट्स को अगर हमें तैयार करना है तो उससे उस प्लांट से हम जो मदर ट्री कहलाता है उससे हम क्या करते हैं, एक ब्रांच को लेते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सियन कहते हैं, और जिस पे हमें उसको रोपण करना है, जिसको हम सीड के द्वारा हमने तैयार किया है, उसको हम स्टॉक कहते हैं। इन वडिंग ए सिंगल वर्ड विथ द सराउंडिंग कॉर्टेक्स इज इंसर्टेड इन द स्टॉक, द बोथ केसेस द टॉप ऑफ द स्टॉक इज कट बैक एंड द सियन इज अलाउड ऑफ ग्रो। ग्राफ्टिंग एंड वडिंग आर यूजफुल इन राइजिंग सीड ऑर्चार्ड ऑफ जेनेटिकली सुपीरियर ट्रीज। Budding has been successfully used in the teak trees for raising a teak seed orchard. अधिकांशतः इसमें हम देखेंगे जो टीक ट्रीज होते हैं, टीक मतलब सागौन होते हैं, वहाँ पे हम ग्राफ्टिंग और बडिंग का यूज करते हैं, क्योंकि इनके जो सीड होते हैं हमें लगभग सीड ईयर होता है 3 से 4 ईयर तक होता है। नेक्स्ट, इसके बाद आपका रह जाता है जैसे प्लांटेशन रह जाता है। तो प्लांटेशन के लिए क्या कहते हैं, साइट का हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। उसमें साइट जैसे आपका फील्ड का हमने सिलेक्शन किया कि इस एरिया में हमें जो हमने नर्सरी ये में हमने जो टेक्निक्स की हैं या जो बडिंग के द्वारा, आपका लेयरिंग के द्वारा, ग्राफ्टिंग के द्वारा हम तैयार किया, उसको किस प्रकार से हमें इसको प्लांटेड करना है ये देखना पड़ता है। सॉइल कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं।
अगला है सोइंग एंड प्लांटिंग, फिर उसको सोइंग करते हैं एंड फिर उसको या प्लांटिंग करते हैं। थैंक्स।